हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के आज प्रैक्टिस सेट 18 पर हैं और हम निरंतर जो अपने पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उन सभी को प्रैक्टिस सेट से कर रहे हैं और पेपर वन के लिए भी। और जो अलग अलग यूनिट से बच्चों पॉलिटिकल साइंस के सभी यूनिट्स के हम टॉप 50 क्वेश्चंस या टॉप 100 क्वेश्चंस या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको वन लाइनर या एमसीक्यू की फॉर्म में अलग से प्लेलिस्ट है उसमें आप प्रोवाइड हैं आपको चैनल पे। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट 18 है 2014 एग्जाम है ये, इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कौटिल्य के रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य ने जो रूप दर्शक की अवधारणा किस चीज के लिए दी थी या किस चीज से वो थी, तो ब्यूटिशियन से थी, मजिस्ट्रेट से थी, या सिक्कों का निरीक्षक थे से थी, या जिम्मेदारी से थी? तो वो थी सिक्कों के निरीक्षक से। प्लेटो ने इनके विचार को लिया था। प्लेटो ने किसके विचार को लिया था? हेरा हेराक्लिटस के, पारमेनिडिस के, सुकरात के, या उपरोक्त सभी के? तो प्लेटो जो थे, प्लेटो ने पहले तो पारमेनाइडाइज और हेराक्लिटस से संबंधित जितने भी विचार थे उनके परस्पर विरोधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। इन सभी के विचार से अरस्तु प्रभावित थे और बाद में अरस्तु ने जो है इन दोनों के सिद्धांतों को एक समान उनकी समन्वय करके उनके ज्ञान का अलग से ही सिद्धांत का निर्माण किया था। और प्लस टू के गुरु सुकरात थे तो इनसे तो उनका गहरा प्रभाव था। और जो होब्स गैलीलियो से उससे अधिक प्रभावित थे, उनकी यांत्रिक भौतिकतावाद को इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट है, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? तो प्लेटो के लिए, टीएच ग्रीन के लिए, होब्स के लिए, या रूसो के लिए? तो समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील के एकदम गतिशील पदार्थ है। तो ये होब्स के विचार थे। होब्स के जो विचार थे वो मूलतः प्रत्येक घटना को एक गति के रूप में होती थी, कि कुछ भी अगर घटित होता है तो एक गति का रूप धारण करके होता है। प्रकृति की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रकृति काम करती है, उनके जो मेल हैं, उनके मेल जो भी घटित होता है उनके यानी जो कार्य करती है प्रकृति, वो सभी गतिमान होती है। रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रतियोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। क्या विज्ञान और कला में प्रकृति के आचार को भ्रष्ट या अशुद्ध करने में योगदान दिया है? क्या विज्ञान की प्रगति ने आचार और भ्रष्ट करने में योगदान दिया है? क्या विज्ञान के विकास ने आचार और भ्रष्ट का शुद्ध करने के में योगदान दिया है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सन 1749 में जब रूसो ने अपने जीवन में एक मोड़ आया, उसमें पाया था कि उससे जो ये पुरस्कार मिला था, इसे रातों रात वो एक महान व्यक्ति बन गए थे। तो डिजॉन अकादमी में एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें उन्होंने विचार दिया था, क्या विज्ञान और कला के में प्रगति ने आचार और भ्रष्ट या अशुद्ध करने में योगदान दिया है? इसके बाद वो रातों रात महान बन गए थे, यानी काफी पॉपुलर हो गए थे इसके बाद वो। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है, प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है। प्लेटो जो है वो ज्ञान को न तो ज्ञान है और न ही प्रत्यक्ष राय है। कारण देते हैं यही सही, ये सही मत ज्ञान है, यानी सही राय जो है, सही डिसीजन ही राय ज्ञान है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य हो जाएगा। प्लेटो जो अपने गुरु सुकरात के विचारों पर विशेष तरह से प्रभावित थे और उनके विकसित किए गए जो ज्ञान और राय में अंतर करते थे। तो राय अस्थायी वस्तु होती है, यानी आप किसी को सलाह देते हैं तो सलाह जो है, राय जो है, वो एक अस्थायी वस्तु होती है जो कि समय के साथ कंडीशन के साथ बदलती रहती है। अलग कंडीशन में अलग राय प्रयुक्त की जाती है माहौल देख के।
परंतु जो ज्ञान है वो स्थायी रहता है, जो नॉलेज है वो आपकी सेम रहती है। चाहे आप किसी भी देश में जाओ, किसी भी कहीं भी जाओ, किसी भी एनवायरनमेंट में, जो आपकी नॉलेज है, नॉलेज आपकी एज इट इज रहेगी। लेकिन उस कंडीशन को देख के आपकी सलाह जरूर बदल सकती है, आपकी एडवाइस चेंज हो सकती है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोधी की एकता का नियम, या नकारने को नकारने का नियम, या द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचलन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम जो समाविष्ट नहीं करते हैं, वो करते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचलन को केवल भूतकाल तक की समझ तक सीमित करती है। मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति बच्चों तीन बुनियादी नियमों पर थी। परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन, परस्पर विरोधी तत्वों को अंतर्व्यक्ति, या निषेध का निषेध। तो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो कहाँ से ली गई थी? वो ईगल से ली गई थी। नेक्स्ट है, ये किसने कहा है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? तो ये कौन बोलते हैं? मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या माओ? तो ये बोलते हैं स्टालिन। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो पहली बार किस किस उसमें क्या था? केप टाउन में, जोहान्सबर्ग में, सोवेटो में, या प्रेटोरिया में? तो उन्होंने किया था जोहान्सबर्ग में। ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लीजिए, काफी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह कहाँ पर संगठित किया था? तो जोहान्सबर्ग में। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। किस लिए गए थे? ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक लाला जी के मुकदमे की पैरवी करने गए थे, एक व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने गए थे। व्यापारी कहाँ से था? गुजरात से था। कितने समय के लिए जाना था? 1 साल के लिए जाना था। कितने समय रह के आए? 22 साल रहे आए, 22 वर्ष वहीं पे रहे। दिल लग गया भाई गांधी जी का वहां। निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो प्लेटो एवं अरस्तु, होब्स, लॉक, रूसो, जेरमी बेंथम एवं जे एस मिल, या कांट और हीगल? तो सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है प्लेटो और अरस्तु को। यूनान के जो दार्शनिक थे वो सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम आता है। यूनान में जो है अमर गुरु शिष्य परंपरा तक का तीसरा सोपान था, और यूनान का दर्शन का बीज की तरह जो है सुकरात आए थे। नेक्स्ट है, डेविड ईस्टन के द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताइए। नियमितताएं, तकनीकें, मात्रीकरण और सत्यापन। तो सबसे पहले आता है नियमितताएं, फिर आएंगे सत्यापन, फिर आता है आपका तकनीकी, फिर आता है मात्रीकरण। और जो डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के सिद्धांत का अनुक्रम जो पूरा था वो आठ आठ क्रम थे उसमें। क्या क्या थे? नियमन था, सत्यापन था, तकनीकी प्रयोग थे, परिमाणीकरण था, मूल्य निर्धारण था, व्यवस्थाबद्धीकरण था, या विशुद्ध ज्ञान या और समग्रता था। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। चार्ल्स आई मरियम, हेंज यूला, लियो स्टार्स और डी टूमेन। तो चार्ल्स आई मरियम जो है वो बात करते हैं न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स की, और हेजबुला बात करते हैं, ये नी नहीं दी आएगा, नदी नहीं आएगा, दी बिहेवियरल परसुएंस इन पॉलिटिक्स। लियो स्टार्क बात करते हैं वाइट इज पॉलिटिक्स फिलोसफी एंड अदर स्टडीज। डी टूमैन बात करते हैं दी गवर्नमेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट है, वेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? स्टाफ एंड लाइन,
निर्व्यक्ता, पदानुक्रम, अनौपचारिक संगठन। तो वेबर्स के अनुसार जो नौकरशाही के सही क्रम थे वो थे निर्व्यक्ता और पदानुक्रम। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आलमंड तथा वर्बा के वे वर्गीकरण के में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? संज्ञानात्मक उन्मुखीकरण, भावात्मक उन्मुखीकरण, मूल्यांकन संबंधी उन्मुखीकरण या अनुभाविक उन्मुखीकरण। तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में आलमंड जो और वर्बा के वर्गीकरण है उनमें जो है अनुभूविक उन्मुखीकरण नहीं आता। अनुभूविक उन्मुखीकरण। नीचे दो कथन कारक दिए गए हैं। अभिकथन है, प्राश्रितता अर्थव्यवस्थाओं वो जो दूसरों को प्रभावित करती हैं और वो जो दूसरों द्वारा प्रभावित होती हैं के समूहों के बीच एक प्रकार का संबंध है। सही बात है, क्योंकि प्राश्रितता अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मूल भाग परिधेय संबंध पर निर्भर करती है। तो दोनों ही बातें राइट हैं, आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्रों के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? तो डेविड स्टन, जे एस आलमंड, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो ये बोला है मैक्स वेबर ने। वेबर जो अपने नौकरशाही के विचार जो हैं वो प्रतिपादित करते हैं और उन्हीं से ये प्रश्न उठता है कि राज्य मानवीय गतिविधियां जो हैं वो प्रदत्त क्षेत्र के अधिक भौतिकवाद पर बल के वैध उपयोग के एकाधिकरण को सफलतापूर्वक दावा करता है। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों ने इनकी उपेक्षा की है। तो सरकार का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, संविधान की तुलना या अनुभविक जांच पड़ताल। तो इसकी अपेक्षा किस चीज की अपेक्षा की है? जो पारंपरिक उपागम है उसमें की है अनुभविक जांच पड़ताल की। ये क्वेश्चन दो तरह से आ चुका है बच्चों। एक तो तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों की अपेक्षा, एक फिर राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में आनमंड और वर्बा के वर्गीकरण में तकरीबन तकरीबन सेम थे वहां पे, बस यही अनुभविक जांच पड़ताल जो है नहीं था। सूची 1 और 2 दिए गए हैं, निर्वाचन व्यवस्था दी गई है और देश दिए गए हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये कहां से है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है भारत से। टू राउंड ऑफ सिस्टम, तो ट्रू राउंड ऑफ सिस्टम है मिस्र से। लिस्ट सिस्टम है ब्राजील से। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है आयरलैंड। तो ये सही मैसेज है, एक बार आप इनको देखकर जरूर जाएं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। पुस्तक दी गई है और लेखक दिए गए हैं। इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ इन अमेरिकन सोसाइटी, इंटरेस्ट ग्रुप ऑन 4 कॉन्टिनेंट्स, ओम ओनोनिमस एपायस एम्पायर। ये थोड़ा सा यहाँ से ये अलग बुक है भाई। एनोनिमस एम्पायर और ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। तो इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिकन सोसाइटी जो है वो एच जिगलर से, और इंटरेस्ट ग्रुप फॉर कॉन्टिनेंट्स जो है एच डब्ल्यू हरमन से, और ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो है ग्राम वॉल्स से, और एनोनिमस एम्पायर जो है सैमुअल फाइनर से। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? तो राजनीतिक दर्शन उपागम, संस्थानिक उपागम, व्यवहार परक उपागम या कानूनी उपागम। तो जो व्यवहारवादी उपागम राजनीति तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक तरीका होता है जिसमें द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। और यह जो है यह उपागम जो है व्यवहार परक उपागम है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। राजनीतिक संस्कृति दी गई है और देश दिए गए हैं। तो समरूप संस्कृति, अभिजात वर्ग जन संस्कृति और सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति और संकरणीय संस्कृति।
तो समरूप संस्कृति जो है वो यूके से, अभिजात वर्ग जन संस्कृति ये भारत से, सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति चीन से, और संकीर्ण संस्कृति जो है युगांडा से। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द क्रिज्मा का उपयोग किया? अपने यहाँ पर भाई एक होंडा ने बाइक निकाली थी क्रिज्मा भारत में, जो सबसे पहली रेसिंग बाइक थी अपने यहाँ की। तो क्रिज्मा मैक्स वेबर ने संकेत किया है किस शब्द को समझाने के लिए? अनुभव द्वारा अर्जित गुण, उत्तराधिकार से प्राप्त गुण, अधिदैविक गुण, या अतिमानवीय गुण। तो मैक्स वेबर जो क्रिस्मा शब्द का उपयोग करते हैं अधिवैकिक गुण और अतिनियमवीय गुण को समझाने के लिए। तो ऑप्शन 3 और 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है, स्पॉयल सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीती पार्टी के सदस्य को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं। ठीक बात है। कारण क्या देते हैं? सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉयल समझा जाता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, आंसर ए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। लेखक हैं और पुस्तकें हैं, आई.एच. कार, आर. कियोहान, जे. मरिस्मियर, एफ. जकारिया। तो देखते हैं आई.एच. कार क्या लिखते हैं। तो ये लिखते हैं दी 20 ईयर क्राइसिस। आर. कियोहान जो लिखते हैं न्यूरोलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। जे. मरिस्मियर लिखते हैं दी ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और एच. जकारिया लिखते हैं फ्रॉम वेल्थ टू पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दिए गए, तो उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय वीवी गिरी जी, संजीव रेड्डी के समय बीडी चड्डी, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के समय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो संजीव रेड्डी के समय बीटी टिट्टी ये नहीं थे। राष्ट्रपति के रूप में जो है संजीव रेड्डी और बीडी टिट्टी का कार्यकाल असमान था, बाकी सबका सामान्य है। जो संजीव रेड्डी का कार्यकाल था वो 1973 से 1982 तक रहा, और बीडी टिट्टी का कार्यकाल जो था इनका 1974 से 1979 तक रहा। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? तो 10%, 12, 15 या 16। तो राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो पी के थुंगन समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, सादिक अली समिति, या डूमरलाल बैथा समिति। तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित समिति थी वो दिलीप सिंह भूरिया समिति थी, जिसका गठन कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्प्रेषण, सर्टियरी, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षण, को वारंटो किस आधार से, निषेध, और मैंडेमस या परमादेश। तो ये अपने संविधान के अनुसार इनको आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बंदी प्रशिक्षण, फिर आता है मैंडेमस, फिर आता है निषेध, फिर आता है उत्प्रेक्षण, और फिर आता है किस आधार से। तो इसका सही कालक्रम अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित को
उनके कालक्रम अनुसार आपको अनुक्रमित करना है। क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड रिपोर्ट, या साइमन कमीशन, या मार्ले मिंटो सुधार। तो ये कब कब हुए हैं, आपको इनके कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो आपको ये बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में, और साइमन कमीशन जो था 1928 में, और मॉन्टेग्यू चेस्टर रिपोर्ट जो आई थी ये कब आती है 1919 में, और क्रिप्स मिशन जो है ये होता है आपका 1920, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो सबसे पहले मार्ले मिंटो हो गया, फिर मॉन्टेस्क्यू रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद साइमन कमीशन पेश हो गया, और पेश होते ही क्रिप्स मिशन लागू हो गया। ऐसे कर लेना आप लोग याद इसको। फिर है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। पार्टी दिए गए हैं और लक्षण दिए गए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक सेकंड भाई, तेलुगु देशम पार्टी, केरल कांग्रेस, और भारतीय साम्यवादी पार्टी। तो लक्षण क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो अम्ब्रेला पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी, केरल कांग्रेस जो है राज्य पार्टी थी, और भारतीय साम्यवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, यानी नेशनल पार्टी थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 की, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 की, या सांप्रदायिक पंचाट 1932 की। तो ये की गई थी मॉन्टेग्यू चेस्टरफोर्ड रिपोर्ट 1918 की, जो निंदा कर दी गई थी इसकी, क्योंकि इसका जो व्यवहारिक रूप से यह अधिनियम भारतीयों की अपेक्षा में अनुरूप जरा भी नहीं था। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन कारक दिए गए हैं। अभिकथन है, संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीति संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील समूह कार्यवाही के साथ सामंजस्य करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत ने राष्ट्र निर्माण में बहुदलीय प्रारूप को चुना। तो भारत ने प्रारूप को चुना, बहुदलीय प्रारूप को, तो इसका संघात्मक व्यवस्था का एक लक्षण। बातें दोनों ठीक हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो आंसर हम बी राइट लगा देंगे। नेक्स्ट है, ये भी अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, भारतीय संविधान के काफी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए थे। ठीक है, क्योंकि भारत कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया था। संविधान का जो भाई हमारा संविधान का ढांचा जो है, अधिकतर ढांचा जो भारत से अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी जो हमने अलग अलग देशों से बहुत से संविधानों से लिया है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ये बहुत से मेन है। तो इस क्वेश्चन में आपका ए सत्य हो जाएगा और आर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद है और प्रावधान है। ये कुछ अनुच्छेद तो आप लोग याद करके जरूर जाना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं। तो 359 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो 359 के अंदर आता है आपके मौलिक अधिकार। 312 के अंतर्गत क्या आता है आपकी अखिल भारतीय सेवाएं। 280 के अंतर्गत आता है आपका वित्त आयोग, और 360 के अंदर आता है आपका वित्तीय वित्तीय आपातकालीन स्थिति। नेक्स्ट है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है। नहीं नहीं भाई, कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर कैसे लगाया जा सकता है, पहला ही गलत है। और आगे देखिए, बाकी एक बार आप, लोक निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा सकता,
सिवाय संविधान में प्रावधान किए गए तरीकों और कानूनों के अनुरूप। ये बात ठीक है। संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के बाध्य होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में लोकायुक्त संस्था का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1971 में। तो कहाँ हुआ था ये हुआ था महाराष्ट्र में। और दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था हमारा बिहार में, सेकंड। और थर्ड हुआ था उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले जो है अपनाया था, स्वीडन ने अपनाया था इसको। स्वीडन ने जो है लोकायुक्त संस्था को अपनाया था। कब अपनाया था? 1809 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यवसायिक तथा प्रबंधकीय के 4 वर्गों में रखा गया है? तो गुलिक और उर्विक ने, सेफ्रिचर्स और रसल ने, डेविड एच रोजेनबेलो ने, या पॉल एच एलपी ने। तो ये की थी सेफ्रिटेज एंड रसल ने। नेक्स्ट है, सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने नहीं किया? हेनरी फ्योल, पॉल एच एलबी, हर्बर्ट साइमन, या जॉन गॉक्स। तो ये नहीं किया बच्चों हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रिपोर्ट का सही कालक्रम अनुक्रम बताइए। तो ए डी गोरवाला रिपोर्ट, पॉल एच एलपी रिपोर्ट, संस्थानम समिति की रिपोर्ट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट। तो ए डी गोरवाला रिपोर्ट कब आती है? ये आती है 1951 में। फिर पॉल एच एलबी रिपोर्ट कब आती है? ये आती है 52 में। और संस्थानम समिति रिपोर्ट आती है, ये आती है 62 में। और प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट आती है 66 में। ये 19 से आगे सारे, ये आप लोग देख लेना एक बार। फिर है, निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है? तो कार्य, प्रक्रिया, बजटन, या सेवार्थी वर्ग। तो जो संगठन का आधार इनमें से नहीं है वो है बजटन। जो आधुनिक संगठन है बच्चों, उसमें कार्य के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए सभी को अलग अलग श्रम विभाजन में जो है तोड़ा गया है और उनके अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। जो उच्च मात्रा में विशेषकरण संभव हो सकता है, तो पदों को एक साथ सोपान सत्ता संचारण के रूप में संगठित करने का एक पिरामिड की तरह उसको बना देते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सोपानिका या पदक्रम अनुसार लोक प्रशासन की पर रिपोर्ट 1951, भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा और सहायक एजेंसियां। तो सोपानिका जो है सोपान प्रक्रिया है। लोक प्रशासन का रिपोर्ट 1951 जो है ए डी गोरवाला, भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा डॉक्टर के एस कोठारी, और सहायक एजेंसी है हाउसकीपिंग। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन कारक दिए गए हैं। अभिकथन है, वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है। कारण है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सशक्तिकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है। तो दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी, आंसर ए राइट हो जाएगा। जब 2 लड़ाकू अपने चरित्र में और तुलनात्मक सार्मिक लाभ में के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, इस युद्ध के प्रकार का क्या नाम है? असमान युद्ध, असीमित युद्ध, नवीन युद्ध, या वेस्टफैलियन उत्तरोत्तर युद्ध। तो जब 2 लड़ाकू अलग अलग उसके हैं, जोन के हैं, और वो फिर अपनी शर्तों को खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, तो इस प्रकार के युद्ध को हम असीमित युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है, गाजा संरक्षण 2009 की रिपोर्ट पर यूएन
तथा खोजी मशीन का नाम बताइए। गोल्डिंग रिपोर्ट, गोल्डस्टोन रिपोर्ट, गोल्डमैन सॉस रिपोर्ट या गाजा रिपोर्ट। तो ये थी गोल्डस्टोन रिपोर्ट। यूएन सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद पर का शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्ण निपटार करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है। तो अध्याय 6 अनुच्छेद 36, अध्याय 6 अनुच्छेद 33, अध्याय 7 अनुच्छेद 47 या अध्याय 7 अनुच्छेद 42। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? तो करती है अनुच्छेद अध्याय 6 और अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान की सही विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक पक्षीय कानून, सहमति और कानून दायित्व, भाषा और औचित्य का प्रयाग या संस्थानिक सभ्यता की वर्ता। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्था का सही विशेषताएं हैं सहमति और कानून दायित्व, भाषा और औपचारिक का प्रयोग और संस्थानीय सभ्यता की वार्ता। नेक्स्ट है, कोपेनहग कोपेनहेगन 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? वैश्विक उष्मीकरण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण या जनसंख्या विस्फोट। तो कोपेनहेगन जो कोप 15 के रूप में प्रसिद्ध था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तो वो जलवायु से परिवर्तन जो हुए थे उनके मुद्दों पर संबंधित था। और ये कब हुआ था? ये वर्ष 2009 में। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। क्षेत्रीय संगठन दिए गए हैं और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट OAS ये कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। नॉर्थ अटलांटिक फ्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट NAFTA, तो NAFTA की स्थापना हुई थी 1994 में। अरब मगरेब यूनियन AMU, तो AMU की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी SIATO ये हुई थी 1954 में। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन कारक हैं। अभिकथन है, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत को चीन अफगानिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। बात तो दोनों ठीक है, बट ये इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप बी आंसर लगाएं इसका। नेक्स्ट है, पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिली बिल्डअप 1979 से 99 इन सर्च ऑफ पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अहमद रशीद, ओयसा जलाल, स्टीफन कोहेन या आयशा सिद्दीकी अदा। तो ये हैं आयशा सिद्दीकी अदा, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करें। और आज आपको एक और यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड 50 या 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और नेक्स्ट वीक आपको एक 1000 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास मिल जाएगी, जिसमें सभी यूनिट्स के जितने भी अभी तक मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए वो एक साथ होंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।